सुप्रभात दोस्तों, वेलकम टू S2 क्लासेस, सुब्रा सरस्वती क्लासेस। तो आज की क्लास में हम आपको ईथर की पूरी जानकारी देने जा रहे हैं नेमिंग के साथ। यानी ईथर की नेमिंग क्या है, ईथर को कैसे आईपीएक नेम लिखते हैं, कॉमन नेम लिखते हैं, ईथर को कैसे प्रिपेयर करते हैं, प्रिपरेशन का मैकेनिज्म क्या होगा, और ईथर की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है और ईथर की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है। ये सारी चीजें समझाते हुए आज कहानी को खत्म करेंगे और हमारी कोशिश होगी हाफ एन आवर या 40 मिनट तक। लेकिन इस वीडियो को स्किप नहीं करोगे, इससे 5 नंबर का क्वेश्चन पक्का बन जाएगा। जितनी सारी चीजें बताएंगे, कोई 1 नंबर कोई 2 नंबर में हम समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। थोड़ा फास्ट तरीके से बताएंगे ताकि आपको समझ में भी आए, क्योंकि आप ऑलरेडी पूरा पढ़ चुके हो। एक बार रिवाइज करोगे। ईथर का ऑलरेडी हमने वीडियो बनाया, आपने पढ़ा है, हमें विश्वास है। नहीं भी पढ़ा है फिर भी दिक्कत नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। आप बस पढ़ते चलो, देखते चलो, सारी चीजें समझ में आ जाएगा। एक नोट्स तैयार हो जाएगा, उसको एक बार रिवाइज कर लोगे, एग्जाम में चले जाओगे। इस ईथर के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। चलिए, तो ईथर में हम बात करते हैं। तो ईथर को अगर आप देखोगे तो कुछ ऐसा होगा, ROR होगा या ROR डैश होगा। इसका क्या मतलब हुआ? R जो है हमारा वो एक अल्काइल ग्रुप होता है। अल्काइल ग्रुप मतलब वो CH3 हो सकता है, वो C2H5 हो सकता है, C3H7 हो सकता है। कोई भी कार्बन कंटेनिंग अल्केन का एक हाइड्रोजन निकालकर अल्काइल ग्रुप बना होगा। ROR लिखने का मतलब है सिमेट्रिकल ईथर, और ROR डैश लिखने का मतलब है अनसिमेट्रिकल ईथर। अब सिमेट्रिकल ईथर में क्या हो सकता है सर? तो इधर भी CH3 लगा है, इधर O है और इधर भी CH3 लगा है, या इधर C2H5 लगा है, इधर O है, इधर भी C2H5 लगा हुआ है। ऐसा हो सकता है सिमेट्रिकल ईथर। अनसिमेट्रिकल में कैसा हो सकता है सर? तो इधर मान लो CH3 लगा है, इधर O लगा है, और इधर मान लो C2H5 लगा है, या इधर C2H5 लगा है, O लगा है, C3H7 लगा है, या इधर CH3 लगा है, इधर O लगा है, इधर CH3 लगा है। या ये हो सकता है ऐसा है, बेंजीन रिंग है और यहाँ O लगा है और यहाँ CH3 लगा है। या ऐसा हो सकता है कि ये बेंजीन रिंग है, यहाँ O लगा है और इधर से भी एक बेंजीन रिंग लगा है। यानी जितना नाम का काम हो सकता है वो हम आपको इसी में बता देंगे। तो सिमेट्रिकल ईथर ये हो गया, अनसिमेट्रिकल ईथर ये हो गया। सिमेट्रिकल ईथर का अगर हमें सबका अगर हम पहले लिखना चाहे कॉमन नेम, क्या लिखना चाहे? कॉमन नेम। तो देखो, कॉमन नेम लिखना ईथर का बहुत आसान है। सीधा लिखते चले जाओ आप, अल्काइल ईथर। अब यहाँ पर क्या है? मिथाइल, और यहाँ पर भी क्या है? मिथाइल। तो 2 बार मिथाइल को लिख सकते हो, डाई मिथाइल ईथर, यानी पहले का नाम कंप्लीट। इसमें देखोगे तो क्या बोलोगे? यहाँ भी इथाइल है, यहाँ भी इथाइल है, तो डाई इथाइल ईथर। आगे बढ़ोगे, इसमें नाम लिखने चलोगे तो बोलोगे एक तरफ मिथाइल है, एक तरफ इथाइल है। पहले किसको लिखे? तो M और E में अल्फाबेटिकली कौन आता है? E आता है, तो लिख दिया हमने इथाइल मिथाइल ईथर। किसी ने बोला सर इसका आईपीएक नेम लिख के दिखाओ। तो यहाँ पर क्या है हमारे पास? 2 कार्बन है तो इथाइल, और यहाँ पर 3 कार्बन है, प्रोपाइल। ABCDE पहले आता है तो इथाइल प्रोपाइल ईथर। किसी ने बोला इसका कॉमन नेम लिख के दिखाओ, तो इधर मिथाइल है और इधर कितने कार्बन है? 1 2 3 4। कैसे है उससे कोई मतलब नहीं। 4 कार्बन है, 4 को ब्यूटाइल बोलते हैं, M को मिथाइल बोलते हैं। पहले B आता है तो ब्यूटाइल मिथाइल ईथर। फिर इसका कोई बोलेगा कॉमन नेम लिखो, तो इधर साइड मिथाइल है और इधर साइड क्या है? बेंजीन रिंग है। अब बेंजीन को जब हम किसी से जोड़ देते हैं तो वो क्या बन जाता है? फिनाइल। तो P और M में पहले कौन आ रहा है? P, तो लिखो फिनाइल मिथाइल ईथर। अब यहाँ पर भी फिनाइल है, यहाँ पर भी फिनाइल है, तो क्या ये अनसिमेट्रिकल का एग्जांपल है? नहीं सर, ये सिमेट्रिकल का एग्जांपल है। और इसका अगर कोई कहेगा कॉमन नेम लिखो, तो लिखोगे डाइफिनाइल ईथर। 2 बार फिनाइल है तो डाई फिनाइल ईथर। इसमें कोई प्रॉब्लम? तो कॉमन नाम लिखने में तो कोई प्रॉब्लम हुआ नहीं। सर आईपीएक नेम लिख के दिखाओ, तो कॉमन नाम के रिगार्डिंग सारी बातें हटा देते हैं, सिर्फ स्ट्रक्चर रहने देते हैं। लिख दिया होगा आपने कॉमन नाम, ठीक है। यहीं पर दोबारा स्ट्रक्चर लिख के टाइम को क्यों वेस्ट करें? क्योंकि इसी का भी आईपीएक नेम आपको ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट और कुछ नहीं है, इसलिए बता रहे हैं। ये सिमेट्रिकल ईथर का समझ गए। इसका आईपीएक नेम लिखने का तरीका है, IUPAC लिखने का तरीका है एल्कोक्सी-अल्केन। यहाँ पर लार्जर ग्रुप को लगाना, लिख के भी दिखाएंगे, घबराने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पर लगाना है स्मॉलर ग्रुप को, स्मॉलर ग्रुप को।
मतलब जैसे इसका नाम लिखना है, दोनों तरफ मिथाइल है तो किसी एक को लिख दो मीथॉक्सी और एक को लिख दो मीथेन। दोनों तरफ इथाइल है तो एक को लिख दो इथॉक्सी, एक को लिख दो इथेन। अब यहाँ पर क्या है, इसमें देखो तो एक तरफ मिथाइल है और एक तरफ इथाइल है, तो जो छोटा है उसमें ऑक्सी लगाओ तो मीथॉक्सी और जो बड़ा है उसको एज इट इज लिख दो इथेन। इसमें देखोगे तो एक तरफ इथॉक्सी है मतलब इथेन है और एक तरफ प्रोपेन है। छोटा कौन है, इथेन है, तो लगाओ इथॉक्सी और प्रोपेन। जो बड़ा है उसको सीधा सीधा लिख दो और जो छोटा है उसमें ऑक्सी लगाओ। अब जब ऐसा आ जाए ना जो सीधा सीधा ना हो, कॉम्प्लिकेटेड हो, तो जो छोटा है और ओ है उसको ढक लो, इधर CH3 O है ढक लो। और इसको जैसे आप कॉमन आईपेक नेम लिखते थे कार्बन कार्बन लॉन्गेस्ट चेन का, उस तरह से कार्बन कार्बन लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करो, फिर उसकी काउंटिंग करो, 1 2 3 बोलोगे, 2 नंबर पे मिथाइल है और 3 कार्बन है तो प्रोपेन है। अब इधर क्या बच गया, OCH3, उसको क्या बोलते हैं मिथॉक्सी, लेकिन इस स्ट्रक्चर के हिसाब से ये दूसरे नंबर पे आया है तो 2 मिथॉक्सी 2 मिथाइल प्रोपेन। इसका नाम लिखना होगा तो छोटा वाला कौन है, ये है, इसको ढक लो। इसको क्या बोलोगे, बेंजीन रिंग बोलोगे, तो बेंजीन को डायरेक्ट बेंजीन लिख लो जब इसमें सब्स्टिट्यूएंट जैसा नहीं लिख रहा हो। इधर साइड क्या है हमारे पास, मिथाइल ग्रुप है तो मिथॉक्सी को, इसमें काउंटिंग नहीं करना पड़ा इसकी तरह ना, ये तो सब कहीं से भी काउंटिंग करो, 1 2 3 4 5 6 हो जाएगा। तो जो भी है वो एक नंबर पर ही मिथॉक्सी है, एक लिखने की कोई जरूरत है नहीं, तो एक मिथॉक्सी बेंजीन। इसका जब आप लिखोगे आईपेक नेम तो बोलोगे कि इस कार्बन को अगर, क्योंकि दोनों सेम है तो इधर साइड पकड़े या इधर साइड पकड़े बात एक ही है। जब दोनों सेम होता है तो किसी एक को ऑक्सी लगा देते हैं, किसी एक को एल लगा देते हैं, तो फिनाइल ग्रुप बन रहा है तो फेनॉक्सी, और दूसरा जो है उसको फिनॉल नहीं लिख के बेंजीन लिखोगे, क्योंकि जब किसी को ऑक्सी लगाते हो तो वो फिनाइल के हिसाब से लगता है, और जब सीधा सीधा नाम प्रोपेन जैसा लिखना होता है तो उसको बेंजीन नहीं लिखते। तो आईपेक नेम का रिगार्डिंग खत्म हो गई कहानी। कितना टाइम लगा, 5 मिनट 6 मिनट, चलो चलो ठीक है, होता जाएगा। जल्दी लिखो, जो भी लिखना है फास्ट करो, लेट मत करो। हम 30 मिनट के अंदर इस बातों को बताते हैं। लिख लिया, हाँ सर लिख लिया। अब हम इसके प्रिपरेशन ऑफ ईथर के बारे में बात करने जा रहे हैं। एकदम आराम से समझते चलोगे, थोड़ा नहीं भी पढ़ा होगा तो बहुत अच्छे तरह से रिवीजन हो जाएगा, एग्जाम में आराम से लिख के आ जाओगे। जब वीडियो देख लोगे तो 1-2 दिन तो रिटेन कर ही लोगे, और 1-2 दिन बाद एग्जाम है, लिख देना, फिर थोड़ी देर के लिए भूल जाना, फिर पढ़ लेना, ठीक है। लेकिन अभी पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो अब हम बात करने जा रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ ईथर के बारे में। ईथर को कैसे कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं वो समझो। पहला तरीका है हमारे पास कि आप एक काम करो कि एल्कोहल ले लो। क्या ले लो, एल्कोहल ले लो, यानी CH3 CH2 OH ले लो और इसको हीट कर दो H2SO4 के प्रेजेंस में 413 केल्विन पे। कितने पे, 413 केल्विन पे। तो ये OH हट के ये H हट जाएगा और ये पूरे का डबल हो जाएगा, मतलब CH3 CH2 O रह जाएगा और CH2 CH3 बन जाएगा। ये हो गया हमारे पास ईथर का प्रिपरेशन। लेकिन अगर इसी जगह अल्कोहल से, इसी जगह अगर H2SO4 के प्रेजेंस में 443 केल्विन ले लोगे, 443 केल्विन ले लोगे, तो ये अल्कोहल अल्कीन का फॉर्मेशन कर देगा, अल्कीन का फॉर्मेशन कर देगा। यानी टेम्परेचर के बढ़ाने घटाने से अल्कोहल या तो ईथर बन पाता है या तो अल्कीन बन पाता है। अब इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये कहेगा राइट द मैकेनिज्म इन्वॉल्व्ड in the preparation of ether from alcohol। लो अल्कोहल से ईथर बनाना है तो कैसे मैकेनिज्म लिखोगे, तो जब इसका मैकेनिज्म लिखना होगा तो आराम से समझना। देखो थोड़ा सा दिमाग लगा लोगे तो बात बन जाएगा। यहाँ H2 इसका मैकेनिज्म नहीं पूछेगा, लेकिन ये रिएक्शन आपको एज इट इज पता होना चाहिए। अब इसका कोई मैकेनिज्म पूछ लेगा तो बोलोगे H2SO4 का क्या मतलब हुआ। H2SO4 का मतलब हुआ कि ये एसिड है, और बचपन से पढ़ के आए हैं कि एसिड जो है वो गिव्स करता है, हमें क्या देता है, H+ आयंस देता है। और हमारे पास इधर साइड क्या है, अल्कोहल है, तो CH3 CH2O है और H है। और जानते हैं ऑक्सीजन हमेशा बेचैन रहता है, इसके पास लोन पेयर बचा होगा, देख लो ना, 1 2 3 4, तो 2 लोन पेयर, 5 6 7 8। अब यहाँ पर क्या हुआ कि H+ बोला कि हम लोन पेयर देख के इसके पास चिपकने आ गया, पैसा देख के जैसे गरीब पीछे पड़ जाते हैं, तो उस तरह से चिपकने आ गया। मजाक नहीं उड़ा रहे हैं, मगर कोई गरीब वाकई है, गरीब इन द सेंस
पैर से अपाहिज है, बॉडी से अपाहिज है, तब तो ठीक है। लेकिन अगर वो फालतू का भीख मांग रहा है तो वो अच्छी बात नहीं। मेहनत करो, और भगवान ने आपको मेहनत करने के लिए बनाया है। भीख किसी भी चीज़ से हो सकता है, पैसे की भीख, मार्क्स की भीख, चीटिंग की भीख, ये सब भीख नहीं रखनी है, मेहनत करके कुछ भी पाना है। तो हमने देखा कि अच्छा चलो सर बकवास हो गई, अब पढ़ाते हैं। तो H2SO4 एसिड है, H+ आयन देगा, तो ऑक्सीजन के लोन पेयर को देख के ये इस पे आ गया। अब हाँ, जब भी हाइड्रोजन अटैक करता है तो इसको हम बोलते हैं कि प्रोटोनेशन हो रहा है, यानी प्रोटोन जो है वो अटैक कर रहा है, यानी प्रोटोन यहाँ पर चिपक गया CH3 CH2O, और एक लोन पेयर से जब भी दोनों के दोनों देते हैं तो वो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाते हैं, H आ गया। यानी ये एक कोवेलेंट बॉन्ड नहीं है, ये है कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, जहां पे दोनों के दोनों लोन पेयर से इसको चिपका दिया। H+ मतलब क्या, हाइड्रोजन के पास एक एटॉमिक नंबर होता है, उसमें प्लस लगा दिया, यानी कोई एटॉमिक नंबर नहीं, इलेक्ट्रॉन है ही नहीं देने के लिए इसके पास, तो दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन देगा ऑक्सीजन, तो इसका कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनेगा। और ऑक्सीजन अपना दोनों इलेक्ट्रॉन दे दिया तो ये टेंशन में है, एक H तो पहले से चिपका हुआ था, तो ये टेंशन में है कि भैया हमको इलेक्ट्रॉन ले लिया, जो इलेक्ट्रॉन देता है उसके ऊपर प्लस आ गया। फिर हमने बोला कि इसी को उठा लिया फिर से, क्योंकि इसका बहुत सारा मोल्स है, तो CH3OOH ले लिया, और ये जो प्रोडक्ट बना है इसको, मतलब ये जो अल्कोहल था उसको पहले हमने H+ दिया। पहले तो रिएक्शन याद होना चाहिए, इस मैकेनिज्म से देखा कि H+ इस पे आया। अब इस मॉलिक्यूल्स को फिर इससे रिएक्ट करवा दिया, क्योंकि इसके बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे हमारे पास, एक पीस थोड़ी होगा, ये फिर इससे रिएक्ट करेगा दोबारा बार। एक बार रिएक्ट किया तो ऐसा बना, फिर इस प्रोडक्ट से जो बना हुआ है उससे अल्कोहल फिर रिएक्ट करेगा तो ऐसा कुछ होगा, CH3 CH2OH H। हम जानते हैं कि ये पूरा का पूरा कंपाउंड क्या है, वाटर है, और वाटर जो होता है उसके ऊपर प्लस भी है। वाटर जो होता है वो बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, यानी वो छोड़ के भागने के लिए हमेशा तैयार रहता है बाहर निकलने के लिए। तो यहाँ से वाटर पूरा का पूरा चला जाना चाह रहा है, तो ऑक्सीजन बोला घबरा मत बेटा, क्योंकि इसके ऊपर प्लस आ रहा था, तो ऑक्सीजन बोला घबरा मत, इसके हम डायरेक्ट इस पर चिपक जाएंगे, यानी इसके मैकेनिज्म के लिए हमें कहेंगे कि इसके अंदर SN2 लग रहा है, या तो याद कर लेंगे SN2 लग रहा है। अब इस समय हमने देखा कि ये अटैक कर रहा है, कौन अटैक कर रहा है, लोन पेयर अटैक कर रहा है। लोन पेयर अटैक करता है तो उसको क्या कहते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रहा है। और कौन सा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, SN2 का न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो गया, ये इस पे चिपक गया, तो यहाँ से क्या हुआ, वाटर बाहर निकल गया, पानी बाहर निकल गया, और ये जो O था वो बीच में आ गया, और एक तरफ ये लग गया, एक तरफ ये लग गया, यानी CH3 CH2, इसको पूरा लिखे। उसके बाद ये O से आया तो O यहाँ लगा, इस पर H था O के ऊपर तो H लगा दिया, यहाँ पर दिखेगा बाद में। फिर CH2 है और CH3 है, देखो कैसे लिखा हमने, यहाँ पर ये इससे चिपका तो C के नीचे O आ गया, C के CH3 CH2 लिखा, उसके बाद O आ गया, O के पास H था, और यहाँ CH2 था और CH3 था। अब क्योंकि O के पास H है और उसके ऊपर प्लस लग गया ना, क्योंकि इसने फिर अपने लोन पेयर को दिया ना, जैसे ये लोन पेयर दिया था अपना हाइड्रोजन को तो प्लस आ गया था इसके ऊपर, उसी तरह ये भी तो फिर कार्बन को लोन पेयर दे रहा है तो प्लस आ गया। अब बोला प्लस तो हम रख नहीं सकते, हाइड्रोजन को बोला बेटा तुम मेरा इलेक्ट्रॉन दे दो, बाहर निकल जाओ, तो H+ बाहर निकल गया। और हमने देखा कि H2SO4 से जो हमें H+ निकला था वो H+ एक कैटालिस्ट था, और कैटालिस्ट के बारे में जानते हैं, विच फास्टेन और स्लोअर द रेट ऑफ रिएक्शन, जो रेट ऑफ रिएक्शन को या तो फास्ट करता है या तो स्लो करता है, बट डज नॉट टेक पार्ट इन रिएक्शन, यानी टेक पार्ट नहीं करता है, तो H+ निकल गया। तो इससे आपको ये पूछ सकता है और ये मैकेनिज्म पूछ सकता है। अब कितना टाइम हुआ, टाइम तो देखना पड़ेगा, ओहो 13 मिनट हो गया, जल्दी लिखो, लिख लिया। और इसके बाद H+ निकला और ये बच क्या गया, CH3 CH2O, इसका प्लस खत्म हो गया, CH2 CH3, और इधर भी इथाइल, इधर भी इथाइल, तो डाइइथाइल ईथर, यानी डाइइथाइल ईथर मिलता है हमें अल्कोहल से। जब हम 413 केल्विन पे H2SO4 के प्रेजेंस में रिएक्ट कराते हैं, उससे ज्यादा केल्विन ले लेंगे 443, तो CH2 यानी अल्कीन बन जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ गए बात को, हाँ समझ गए। अब प्रिपरेशन ऑफ ईथर ही चल रहा है, इसका हम दूसरा प्रिपरेशन देखने जा रहे हैं, जिसको अब हम विलियमसन सिंथेसिस से जानते हैं, उसको समझेंगे। जब ये हो जाएगी तो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी को समझेंगे, जब वो हो जाएगा तो उसके केमिकल प्रॉपर्टीज को समझेंगे, ताकि मजा आ जाए। ईथर के बारे में फिर बोर्ड में दिक्कत ना हो। इसी तरह कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड, जितना हमसे हो सकता है मेहनत उतना मेहनत कर देंगे। ठीक है सर, बात मत करो, जल्दी जल्दी बताओ, टाइम जा रहा है, हमारे पास 40 मिनट देखने का मौका नहीं है। ठीक है चलो, दूसरा मेथड है प्रिपरेशन ऑफ ईथर में, जिसको हम कहते हैं विलियमसन्स सिंथेसिस, विलियमसन सिंथेसिस मेथड। और इस ये देखो एक नेम रिएक्शन में आ गया, और इस रिएक्शन में हम कैसे किससे प्रिपेयर करते हैं, फ्रॉम
अल्काइल हेलाइड से प्रिपेयर करते हैं। और इसके अंदर भी जो मैकेनिज्म लगता है, ये सब थोड़ा बहुत बात दिमाग में रखना है कि SN2 का मैकेनिज्म लगता है। अब मान लो बुक में जो मैकेनिज्म दिया हुआ है वो समझना तो बहुत जरूरी है। तो हमारे पास सबसे पहला रहता है अल्काइल हेलाइड, और यहाँ पर रहता है सोडियम इथो ऑक्साइड या सोडियम मीथो ऑक्साइड। इसको हम RONA को हम क्या कहते हैं, सोडियम एल्को ऑक्साइड मतलब CH3 अगर है, ONA है, तो इसको बोलोगे सोडियम मीथो ऑक्साइड। अगर C2H5ONA है तो इसको बोलोगे सोडियम ईथो ऑक्साइड। सोडियम ईथो ऑक्साइड या सोडियम ईथो ऑक्साइड लेकर अल्काइल हेलाइड ले लेते हैं और इसका रिएक्शन कराते हैं। तो ये मान लो ये R डैश रहा होगा, दोनों अलग अलग रहा होगा, तो R डैश बन जाता है और यहाँ से Na और यहाँ से X बाहर निकलकर NaX बना लेता है, जो एक प्रेसिपिटेट होता है। X की जगह क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी हो सकता है। बस इस बात का ध्यान रखना है, ये वाला R 1 डिग्री होगा और ये वाला R 3 डिग्री होगा। अगर इसकी जगह ये 3 डिग्री हो जाए और ये 1 डिग्री होगा, 2 डिग्री होगा या 3 डिग्री होगा, कुछ भी होगा चलेगा इसके लिए। ये 3 डिग्री हो, 2 डिग्री हो, 1 डिग्री हो, कुछ भी होगा चलेगा इसके लिए। यानी सोडियम मिथॉक्साइड में हमें कुछ नहीं देखना, इस पर ध्यान देना है कि अगर ये 1 डिग्री है तब तो ईथर बन जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर यही 3 डिग्री है तो ये अल्कीन बना लेगा, यानी ये बन जाएगा। ये जो R रहा होगा, मान लो ये CH3 CH2X रहा होगा, तो ये CH2 डबल बॉन्ड CH2 बना लेगा। इस बात को ध्यान रखना है, कैसे बनाएगा उसको समझाते हैं। अगर मान लो ये 1 डिग्री रहा होता, CH3X रहा होता और R यहाँ पर मान लो हम C2H5 ले लेते हैं, C2H5ONA रहा होता, तो ये 1 डिग्री है, तो ये बन जाता CH3OC2H5, यानी ईथर का फॉर्मेशन कर लेता, जिसका कॉमन नेम हो जाता इथाइल, मिथाइल ईथर, आइपिक नेम हो जाता मिथॉक्सी इथेन। और यही अगर 3 डिग्री हो जाता, 3 डिग्री हो जाता, 3 डिग्री हो जाता और यहाँ X लगा होता और C2H5ONA लगा होता, तो याद करो ये हो या अल्कोहलिक KOH हो या अल्कोहलिक NaOH हो, ऐसा कुछ देखने को मिल जाए तो समझ जाओगे कि इसमें एलिमिनेशन रिएक्शन हो रहा है। और एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, यहाँ से X निकलता है, ये अल्फा कार्बन बन जाता है, इसके बगल वाला ये भी बीटा, इसके बगल वाला ये भी बीटा, इसके बगल वाला ये भी बीटा हो जाता है। लेकिन तीनों बीटा 1 डिग्री का है तो कहीं एक जगह से हाइड्रोजन निकाल देते हैं, इसलिए इसको बीटा H+ एलिमिनेशन रिएक्शन से भी हम जानते हैं। और इस रिएक्शन में क्या होता है कि ये जो हमारा स्ट्रक्चर है CH3 और यहाँ से मान लो H निकाला होता तो डबल बॉन्ड CH2 बन के आ जाता है। ये हो गया विलियमसन सिंथेसिस, जिसमें यहाँ पर ये 1 डिग्री होना चाहिए, 3 डिग्री होगा तो अल्कीन बन जाएगा, एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगा। ये ऑलरेडी पढ़ाया भी है, फिर भी हम रिवाइज में बता रहे हैं। तो ये 2 प्रिपरेशन का तरीका खत्म हो गया। कभी कभी इसका मैकेनिज्म पूछ लेता है, तो मैकेनिज्म में पहला बात जानते हो SN2 होता है, तो क्या करो, यहाँ से R लिखो, यहाँ X लिखो, यहाँ 1 डिग्री लिख दो, यहाँ R डैश लिखो, यहाँ O लिख दो, यहाँ Na लिख दो। अब यहाँ पर बोलो कि ये R और X यहाँ से बाहर निकलेगा, इसके ऊपर माइनस है, ये प्लस है, तो ये X इससे चिपक जाएगा एक ही स्टेप में, और ये R यहाँ आके चिपक जाएगा इसके लोन पेयर को देख के, क्योंकि इसके ऊपर माइनस है, एक तो लोन पेयर है, ऊपर से माइनस भी है, तो ये माइनस इसको ले लेगा और ये बना लेगा R डैश O R, यहाँ पर आके ऐसा बन जाएगा, इसका लोन पेयर रह जाएगा, माइनस निकल जाएगा और NaX बन जाएगा। ऐसे मैकेनिज्म दिखा दोगे, मन होगा तो ऐसे फार्मूला बना के मैकेनिज्म दिखा दोगे, R और R डैश की जगह वैल्यू डाल दोगे, एक ही लाइन में मैकेनिज्म हो जाएगा। और इसका मैकेनिज्म पूछेगा तो एक ही लाइन में ऐसे भी लिख दोगे तो पूरे के पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। तो प्रिपरेशन ऑफ ईथर फ्रॉम अल्कोहल और विलियमसन सिंथेसिस मेथड बता दिया। तीसरा एक प्रिपरेशन है जिसको भी बताएंगे, जल्दी लिखो इसको। आप कितना टाइम हो गया भाई? 18 मिनट। लिखो लिख लिया आपने। अब इसके बाद आगे बढ़ोगे तो तीसरा प्रिपरेशन देखोगे आप। एक और प्रिपरेशन है जिस पर हमारा ध्यान नहीं जाता है, 90% बच्चों का नहीं गया होगा। देखो अभी लिख के दिखाते हैं, तो एनसीईआरटी को सही से पढ़ते नहीं है। हमने लास्ट वीडियो बनाया था उसमें मिस आउट हो गया था, तो इसलिए पूरा बता दिया हमने। अगर मान लो आप फेनॉल से प्रिपेयर कर सकते हो, किससे? तीसरा मेथड है फ्रॉम फेनॉल, यानी फेनॉल की मदद से आप ईथर बना सकते हो। तो आपने क्या किया, बेंजीन रिंग ले लिया, यहाँ लगा दिया OH, ये हो गया हमारे पास फेनॉल। इस फेनॉल को रिएक्ट करा दिया आपने NaOH से, तो ये क्या हुआ कि यहाँ से H निकल गया और यहाँ से OH निकल गया, क्योंकि ये एक
बेस है तो बेस से OH निकल गया, H निकल गया और बाहर H2O निकल गया और बन गया हमारे पास फेनो ऑक्साइड आयन, फेनो ऑक्साइड आयन O माइनस और Na+, ये क्या है हमारे पास फेनो ऑक्साइड आयंस, ठीक है। इसी का नाम एक बुक में दिया हुआ है फेनो ऑक्साइड मोआइटी, क्या नाम है फेनो ऑक्साइड मोआइटी। इसका मतलब जानते हो क्या है? इसका मतलब ये है कि इन दोनों का बीच का जो बॉन्ड होता है ना वो उतना ताकतवर नहीं होता है, कभी भी टूट सकता है। इसका मोआइटी का मतलब यही है, ठीक है, इसलिए समझा दिया बुक में था। अब इसका रिएक्शन जब आप करा दोगे किसी अल्काइल हैलाइड से RX से, तो यहाँ से अल्काइल हैलाइड निकलेगा क्योंकि ये मायोटी है, फेनोक्साइड मतलब जल्दी से टूटना चाहता है, तो यहाँ से Na+ बाहर निकल जाएगा और O के साथ अल्काइल जाके जुड़ जाएगा और ये बन जाएगा हमारे पास OR और यहाँ पर NaX निकल जाएगा। किसी के मन में सवाल उठेगा कि सर जब N था तो R को क्यों लाया? तो क्योंकि ये जो बॉन्ड बना वो कोवैलेंट बना और ऑक्सीजन जो है वो ऑलवेज चाहता है कि कोवैलेंट बॉन्ड ही बने, लेकिन Na के साथ आयनिक बॉन्ड बना और आयनिक बॉन्ड ये ऑक्सीजन नहीं चाहता है कि आयनिक बॉन्ड बने, इसलिए वो तोड़ के उसको हटा दिया और R को अपने साथ जुड़ा दिया। तो ये प्रिपरेशन की सारी कहानी हो गई। अब अगर हम बात करें फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर, तो क्या इसको हम दूसरे वीडियो में करते, कंफ्यूजन नहीं होगी। तो प्रिपरेशन की पूरी कहानी देख लो, आईपेक नेम समझा दिया, ऊपर वाला दिख रहा है आपको? हाँ दिख रहा है। प्रिपरेशन की पूरी कहानी समझा दी, आईपेक नेम समझा दिया, 18 मिनट हो गया है। अब दूसरे पार्ट में फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज और उसके क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड, ये जितना भी बातें हैं रिगार्डिंग एनसीईआरटी पूरा डिटेल समझाकर आपको चले जाएंगे, क्योंकि ईथर से क्वेश्चन आएगा, ऐसा हमारा इंस्टिंक्ट कहता है। बहुत जगह हमने क्वेश्चन देखा है। लिख लो, बाय, हैव अ नाइस डे। सेकंड वीडियो के लिए इंतजार करो, जस्ट शूट करेंगे, बस आपके टाइम को बचाने के लिए 20 मिनट से पहले कर रहे हैं, क्योंकि 40 मिनट हो जाएगा तो देखना टफ पड़ जाएगा और कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी। बाय, थैंक यू सर, ओके ओके ओके।